फ्रांसीसी क्रांति ये सिर्फ 10 साल का कोई घटनाक्रम नहीं था जिसने फ्रांस का नक्शा ही बदल दिया, बल्कि इसके जो विचार थे उनकी गूंज आज 21वीं सदी में भी हमारी दुनिया में सुनाई देती है। तो चलिए इस जबरदस्त ऐतिहासिक उथल-पुथल की कहानी में गोता लगाते हैं। सोचकर ही अजीब लगता है ना? लेकिन क्रांति से पहले फ्रांस में ये कोई मजाक नहीं था, ये हकीकत थी। और ये तो उस गहरे सामाजिक अन्याय की बस एक छोटी सी झलक है जो उस दौर में अपनी जड़ें जमा चुका था, और इसी अन्याय ने आगे चलकर क्रांति की आग को भड़काया। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। क्रांति से पहले फ्रांस का समाज एक सिस्टम पर चलता था जिसे एंशिएंट रेजीम कहते थे, मतलब पुरानी व्यवस्था। और इस व्यवस्था में समाज को आप कह सकते हैं 3 बहुत ही सख्त हिस्सों में बांट दिया गया था, जिन्हें एस्टेट्स कहा जाता था। अब जरा इस पर नजर डालिए। यहाँ जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो है इसका गणित। देखिए, सिर्फ 3% लोग, पादरी और कुलीन वर्ग, लगभग 97% आबादी पर हुकूमत कर रहे थे। पावर का बैलेंस तो था ही नहीं, पूरी तरह से एक तरफ झुका हुआ था। और अब आते हैं सबसे चौंकाने वाली बात पर। इस टेबल को देखिए। जो लोग पहले और दूसरे एस्टेट में थे, जिनके पास देश की 1/3 से ज्यादा जमीन थी, वो 1 पैसा भी टैक्स नहीं देते थे। 0। सोचिए, जबकि सारा का सारा बोझ 100% टैक्स तीसरे एस्टेट पर डाल दिया गया था। किसान, व्यापारी, वकील, मतलब बाकी सब पर। और यही वो नाइंसाफी थी जो अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। तो एक तरफ तो समाज में इतनी जबरदस्त नाइंसाफी थी, और ऊपर से 2 और बड़ी वजह थीं जिन्होंने मिलकर क्रांति की इस चिंगारी को, कह सकते हैं, एक भड़कती हुई आग में बदल दिया। वो थी एक कंगाल हो चुकी सरकार और कुछ बहुत ही क्रांतिकारी नए विचार। जरा सोचिए, अगर किसी देश की पूरी कमाई का आधा हिस्सा सिर्फ लोन का ब्याज भरने में चला जाए तो उस देश का क्या होगा? यही फ्रांस की हकीकत थी। बड़े बड़े युद्धों ने फ्रांस को कर्ज के एक ऐसे दलदल में धकेल दिया था जहां से निकलना मुश्किल था। शाही खजाना खाली हो चुका था और राजा को एक ही रास्ता दिख रहा था, तीसरे स्टेट पर और ज्यादा टैक्स लगाना। और इसी माहौल में विचारों की एक नई लहर चल पड़ी थी। कहते हैं ना, कलम में तलवार से ज्यादा ताकत होती है। बिल्कुल वैसा ही कुछ हो रहा था। वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, इन जैसे दार्शनिकों की बातें फ्रांस के लोगों के बीच आग की तरह फैल रही थीं। लोग अब अपने अधिकारों, आज़ादी और सरकार के काम पर सवाल उठा रहे थे। वो पूछने लगे थे कि भाई, ये राजा को हम पर राज करने का हक आखिर दिया किसने? तो जब पेट की आग और दिमाग में जल रही नए विचारों की आग, ये दोनों मिली, तो 1789 में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लोगों ने अब बातें करना बंद करके सीधे एक्शन लेना शुरू कर दिया। और 1789 में तो जैसे घटनाओं का तूफान ही आ गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। एक तरफ एक सियासी मीटिंग हो रही थी और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में वो एक पूरे विद्रोह में तब्दील हो गई। टेनिस कोर्ट की शपथ, बैस्टिल के किले पर हमला, ये वो लम्हे थे जब आम लोगों ने ये दिखा दिया कि असली ताकत उन्हीं के हाथ में है। और फिर आई ये लाइन, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और अधिकारों में स्वतंत्र और समान बने रहते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये क्रांति की आत्मा थी। ये एक वादा था, एक ऐसे नए समाज का जहां किसी की पैदाइश ये तय नहीं करेगी कि उसे क्या हक मिलेंगे। ये एक ऐसा क्रांतिकारी विचार था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देने वाली थी। लेकिन कहानी में एक बहुत ही भयानक मोड़ आने वाला था। आज़ादी की ये जो तलाश थी, वो जल्द ही शक और बेहिसाब खून खराबे के अंधेरे में खोने वाली थी। हुआ ये कि क्रांति करने वाले लोग ही आपस में बट गए। 2 बड़े गुट बन गए। एक तरफ थे उदारवादी, जिन्हें गिरोंडन कहते थे, जो धीरे धीरे बदलाव चाहते थे, और दूसरी तरफ थे कट्टरपंथी, जैकोबिन, और इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे। जैकोबिनों का मानना था कि अगर क्रांति को बचाना है तो उसके दुश्मनों को जड़ से मिटाना ही होगा। और बस यहीं से शुरुआत हुई उस दौर की जिसे इतिहास में आतंक का राज कहते हैं। ये एक ऐसा भयानक दौर था जहां सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी मुकदमे के किसी को भी मौत की सजा दी जा सकती थी। सारी ताकत एक कमेटी के हाथ में थी, और उस कमेटी के सबसे ताकतवर इंसान थे रोबेस्पियरे। याद है वो अधिकारों का ऐलान जिसमें बराबरी और आज़ादी की बात थी? अब जरा इस नंबर को देखिए, 16,500 से ज्यादा। ये वो सरकारी आंकड़ा है उन लोगों का जिन्हें सिर्फ 1 साल के अंदर गिलोटिन से मार दिया गया। ये दिखाता है कि क्रांति के ऊंचे ऊंचे आदर्शों और उसकी जमीनी हकीकत में कितना बड़ा, कितना खौफनाक फासला था।
और कहानी का सबसे अजीब, सबसे विडंबना भरा मोड़ तो ये था कि जिस रोबेस्पियर ने इस आतंक के राज को चलाया, जिसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, अंत में वो खुद उसी गिलोटीन का शिकार बना और उसकी मौत के साथ ही इस खून खराबे का दौर भी खत्म हो गया। रोबेस्पियर के जाने के बाद फ्रांस में एक अजीब सी खामोशी और कंफ्यूजन का माहौल था। देश में पूरी तरह से अराजकता फैली हुई थी और इतिहास गवाह है, जब भी ऐसी अराजकता होती है तो वो किसी एक ताकतवर इंसान के आने का रास्ता बना देती है। यहाँ देखे कैसे एक के बाद एक सरकारें फेल होती गईं। पहले राजशाही को उखाड़ फेंका गया, फिर गणतंत्र आया, लेकिन वो आतंक के राज में डूब गया। उसके बाद एक कमजोर कमिटी आई, वो भी देश को संभाल नहीं पाई। मतलब फ्रांस में एक पावर वैक्यूम बन चुका था, एक खालीपन जिसे भरने के लिए एक मजबूत हाथ की जरूरत थी। और वो मजबूत हाथ था नेपोलियन बोनापार्ट का, एक जबरदस्त जनरल जिसे लोग फ्रांसीसी क्रांति की संतान भी कहते थे, क्योंकि उसे शोहरत और ताकत इसी क्रांति की वजह से मिली थी। उसने आके इस सारी उथल-पुथल को खत्म किया और फिर 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। तो सवाल ये उठता है, जिस क्रांति की शुरुआत एक राजा की तानाशाही को खत्म करने के लिए हुई थी, उसका अंत एक नए सम्राट के राज्याभिषेक पर कैसे हो गया? ये फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी पहेली है और ये हमें सत्ता की फितरत, आज़ादी की तलाश और उन बड़े बदलावों की कीमत के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।